देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी नागो तंग है जहां पर अमित शाह को बचाने के लिए रात में 12 बजे प्रकट हुए नरेंद्र मोदी और उल्टा युवाओं से ही कहने लगे कि तुमको माफ कर दिया, तुमको माफ कर दिया। दोस्तों बताएंगे कैसे गाली देने का आरोप लगाते हुए पुराना रोना धोना शुरू करते हुए युवाओं के ऊपर चलाए गए लाठी डंडे और पैलेट गन के मामले को दबाने की कर रहे थे कोशिश। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया और मोदी और शाह धमकाकर युवाओं की आवाज को बंद नहीं कर सकते। दोस्तों बताएंगे क्या बोले हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर तमिलनाडु में विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, साथ ही साथ अमित शाह के साथ साथ नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री, सबसे करीबी मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय देखने वाले व्यक्ति के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर तो सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि रात में 12 बजे आकर युवाओं को माफी देने का ड्रामा करने वाले प्रधानमंत्री को पहले यह देखना चाहिए कि क्या युवा नरेंद्र मोदी को माफ करेंगे, अमित शाह को माफ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि छात्रों के ऊपर हर संभव बर्बरता की गई और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट तक जहां पर अपने आप को चाणक्य बताने वाले अमित शाह पिछले लगभग 10 दिनों से संसद भवन से गायब चल रहे हैं। दोस्तों यानी अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि वो संसद भवन के अंदर आ जाए और संसद के कार्रवाई का हिस्सा बन सके, इसीलिए दूसरे रास्तों से संसद भवन में आकर पीछे रास्ते से ही निकल जाते हैं। दोस्तों क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं विपक्ष के लोगों के सामने आ गए तो फिर उनके सामने ही इस्तीफा दो के नारे लगने लगेंगे। अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जा रही है क्योंकि छात्रों के ऊपर जो हमला किया गया था दोस्तों, बर्बर हमला किया गया, उसके पीछे दिल्ली पुलिस और आरपीएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के लोग थे जो सीधे तौर पर अमित शाह के मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जा रही है। राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आज पुणे के अंदर भी अमित शाह का जोरदार तरीके का विरोध करेंगे। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी और शाह को चेतावनी देते हुए कह दिया कि आप जनजी को डराना धमकाना बंद करिए और उनको डरा धमकाकर आप चुप नहीं कर सकते। उनकी हड्डी पसलियां तोड़ी आप लोगों ने और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं। आप भारत का अतीत है जबकि जनजी भारत का भविष्य है और आप भारत के भविष्य से नहीं लड़ सकते। एक अतीत कभी भविष्य से नहीं लड़ सकता। इस बात को डंके की चोट पर बोला गया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के द्वारा यह बोलना कि आप भारत के अतीत होकर भारत के भविष्य से नहीं लड़ सकते। इसके बाद प्रधानमंत्री 12 बजे एक बयान देते हैं दोस्तों, बल्कि वापस से वही फ्रेंच यानी दोस्तों की जगह फ्रेंच शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं कि फ्रेंच ये हो गया, फ्रेंच ये हो गया, ताकि जनजी से यानी युवाओं से संपर्क साधा जाए। दोस्तों 12 बजे रात में प्रधानमंत्री का बयान आता है, वही कैमरे में घुसा हुआ वीडियो जिसमें लगता है कि प्रधानमंत्री कैमरे से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों ऐसे में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हाय फ्रेंड्स, आज मन करता है कि आप ही से बात करूं। जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने, शरारती बच्चों ने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी, यहाँ तक कि मेरी मां को भी गाली दिया गया। और प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनके परिवार, उनके सब लोगों को गाली गलौज किया गया और वो भी युवा समाज के लोगों ने किया, यानी जनजी जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने किया। और इसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है तो मैं उन सबको माफ कर देना चाहता हूं। यानी सवाल यह है कि अमित शाह के कहने पर क्या देश के अंदर बच्चों पर लाठी डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया? अगर नहीं किया गया तो अमित शाह से पूछे बिना अगर पुलिस कार्रवाई कर दे रही है तो इसका मतलब अमित शाह असक्षम है यानी इनकॉम्पिटेंट है, तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। और अगर पूछकर हमला किया है तो इसका मतलब अमित शाह ने आदेश दिया है। दोनों केस में अमित शाह भारत के नंबर 2 पोजीशन यानी होम मिनिस्ट्री के पोस्ट पर रहने के कोई अधिकारी नहीं है दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी इन सवालों का जवाब देने की जगह कह रहे हैं कि मैंने जनजी को माफ कर दिया, जिन्होंने मुझे लेकर भद्दी भद्दी गालियां दी थी मैंने उनको माफ कर दिया। यानी एक तो पिटाई युवाओं की करवाई गई, ऊपर से युवाओं को ही माफ किया जा रहा है। यानी दोनों तरीके से खुद ही खेलना है, यानी इधर से भी मैं उधर से भी मैं, और कोई जीते। अंत में जीत प्रधानमंत्री को लग रहा है कि उनकी होगी, लेकिन सबको पता है दोस्तों कि युवा देश के काफी ज्यादा नाराज है और प्रधानमंत्री चाहे इधर उधर की बातें कर ले, अंततः सच्चाई यह है कि लोग चाहते हैं कि अमित शाह जवाब दे कि अमित शाह के कहने पर लाठी चार्ज किया गया और बच्चों को बर्बर तरीके से पीटा गया, या फिर अमित शाह से बड़ी कोई अथॉरिटी है जो अपने हिसाब से काम कर रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट ने भी इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये आईटी सेल वाले 11 बजे इनसे इस उम्र में क्या क्या करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज में गालियों की कोई जगह नहीं होती, तो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड्स और मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किन्होंने किया था सबको पता है, प्रधानमंत्री के श्रीमुख से निकला था। लेकिन वो गालियां नहीं है, यानी बकौल प्रधानमंत्री युवाओं ने जो बोला वो गालियां है, लेकिन जो उनके मुंह से निकलती है बातें वो गालियां नहीं है। देश की एक बड़ी आबादी को घुसपैठी बताया था प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा दोस्तों। ऐसे कई मामले हैं जहां पर आपको प्रधानमंत्री की भाषा एक सड़क छाप नेता की भाषा नजर आएगी, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री को वहां कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दूसरों को माफिया बांट रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार नीट पेपर लीक होने के कारण 21 बच्चों की जो जान गई, उनके परिजनों के पास जाकर ये बोलते कि मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर देश के अंदर जो असली मुद्दे हैं उसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे 12-12 बजे वाले वीडियो प्रधानमंत्री जानबूझकर पोस्ट कर रहे हैं दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर
थालापति विजय ने मई महीने के अंदर शपथ लिया था, तब से राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर नहीं गए हैं। यानी थालापति विजय के शपथ के बाद पहली बार तमिलनाडु जा रहे हैं, जहां पर संगठन सृजन अभियान के तहत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाबलीपुरम के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 10:30 बजे के आसपास इस बैठक में राहुल गांधी तमिलनाडु के 74 जिला अध्यक्षों के साथ में संगठन के बूथ स्तर की मजबूती के लिए रणनीति पर विस्तार करेंगे। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और आगामी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक रोड मैप साझा करेंगे। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी की सक्रियता को बढ़ाया जाए। बैठक के बाद राहुल गांधी राज्य के सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व उम्मीदवारों के साथ कई और लोगों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भरने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना गठबंधन बदला है। यानी पहले डीएमके का पार्ट हिस्सा हुआ करते थे, अब थालापति विजय टीवीके के साथ में है कांग्रेस पार्टी, और टीवीके के साथ अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी को आधी सीटें टीवीके लड़ने के लिए देगी। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को हर उस सीट पर अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा जहां पर पार्टी टिकटों की दावेदारी करेगी, और इसमें जरूरी है कि थालापति विजय और उनकी पार्टी की सहमति हो और कांग्रेस पार्टी कम से कम अपने संगठन की मजबूती दिखाकर थालापति विजय को बोल सकती है कि आप हमको यहां से टिकट दीजिए, और थालापति विजय कांग्रेस पार्टी को टिकट देने से हिचकिचाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको डीएमके पार्टी की जगह अपने आप को पूरी तरीके से स्थापित करना है। अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी और थालापति विजय का विस्तार एक साथ होगा और दोनों पार्टियां राज्य के अंदर फिर से अगले कई दशकों तक राज करती हुई नजर आएगी, और तमिलनाडु को लेकर कांग्रेस पार्टी 100% ये मानकर चल रही है कि सारी सीटें उनके खाते में जाएगी। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। और विजय से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर अगर कोई तस्वीर आएगी तो आप तक पहुंचाएंगे जरूर। साथ ही साथ कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर उच्च सदन में उनके द्वारा किए गए उस दावे को सत्यापित करने के लिए प्रमाण उपलब्ध कराया दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तात्कालिक सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस ने संघ पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने का आग्रह करते हुए तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप जयराम रमेश ने सभापति को लिखे पत्र के साथ ही देवरस के द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों की प्रमाणित प्रतियां भेजी, और रमेश ने अपने पत्र में कहा कि कल शाम मैंने संसदीय कार्य मंत्री के एक बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें बीजेपी ने मेरे उस दावे का प्रमाण मांगा था कि आरएसएस के प्रमुख ने आपातकाल के समर्थन में इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि मैं अभिलेख के लिए अपना सत्यापन संकलन कर रहा हूं। इसमें इंदिरा गांधी को लिखे गए 2 पत्र में आचार्य विनोबा भावे को लिखा गया एक पत्र शामिल है। रमेश ने ब्रह्मदत्त की पुस्तक 5 हेडेड मॉन्स्टर अ फैक्चुअल नैरेटिव ऑफ जेनेसिस ऑफ जनता पार्टी का हवाला दिया दोस्तों। ये पुस्तक वर्ष 1975 में पुणे के अंदर यरवदा केंद्रीय कारागार में देवरस द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र का उल्लेख है। यानी आरएसएस के लोगों ने आपातकाल के टाइम में श्रीमती इंदिरा गांधी को समर्थन किया था, लेकिन आजकल के भाजपा नेता इमरजेंसी को लेकर रोना धोना मचाते और कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने बिना पूछे देश के ऊपर इमरजेंसी लागू कर दी। अगर ऐसा था तो फिर आरएसएस वालों ने पत्र लिखकर क्यों इमरजेंसी का समर्थन किया था, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसका सबूत देकर आए हैं राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की इमरजेंसी यानी आपातकाल को लेकर जो भ्रम बीजेपी के लोगों ने फैलाया है कि जबरदस्ती का लगाया गया, वो इतना आसान नहीं है, इतना सीधा साधा फैसला नहीं है जो बीजेपी के लोग दावा करते हैं। साथ साथ राहुल गांधी के खिलाफ 15 से ज्यादा अविश्वास के प्रस्ताव संसद के अंदर पड़े हुए हैं दोस्तों, और एक और अविश्वास का प्रस्ताव बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ दिया था। दावा किया था कि राहुल गांधी अमित शाह को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि अविश्वास का ये जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, या फिर यूं कहिए कि विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव दिया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, तो उसी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव बीजेपी को लौटाया जाए। और जो कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को निशाने पर लिया है दोस्तों, वो नरेंद्र मोदी के करीबी है, प्रधानमंत्री के ऑफिस से जुड़े हुए हैं। हुआ ये है दोस्तों की कांग्रेस पार्टी की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव का नोटिस दिया है। केसी वेणुगोपाल ने ये नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया है। केसी वेणुगोपाल की इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई है दोस्तों। वेणुगोपाल ने मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर आरोप लगाया कि कोई फायरिंग नहीं हुई बोलकर सदन को उन्होंने गुमराह किया है। उन्होंने डॉक्टर सिंह पर लोकसभा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री का ये बयान जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से उलट है। केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि फायरिंग हुई थी और घायल व्यक्ति का अभी इलाज चल रहा है, इससे संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। सदन में ये कहना सदन को गुमराह करने जैसा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सदन को गुमराह कर रहे हैं राज्य मंत्री, तो उनके खिलाफ विशेष अधिकार उल्लंघन का मामला तो चलेगा। तो ऐसे में ये जो अनुराग ठाकुर होशियारी दिखा रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की समस्याओं को बीजेपी को वापस कर दिया है दोस्तों। यानी भाजपा वाले हर बात पर राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो फिर बीजेपी के नेता जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी अविश्वास
का प्रस्ताव लाकर कांग्रेस पार्टी ने बराबर बराबर का हिसाब किताब कर डाला। साथ साथ संसद के दोनों सदनों के अंदर एंटी पेपर लीक बिल पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश के अंदर परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक कराने वाले असली सरगना खुद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन में मौजूद है। बीजेपी ऐसा करे एक नया डिक्शनरी खरीदे जिसे पता चलेगा कि विरोधी दल के द्वारा बोली जा रही सारी बातें असंसदीय नहीं होती है, जैसा बीजेपी के लोग दावा करते हैं। यानी कुछ भी बोल दो, बीजेपी का मानना होता है कि ये तो असंसदीय बोल दिया, अनपार्लियामेंट्री बोल दिया। और इसके बाद अनुराग ठाकुर के द्वारा जो बातें बोली जा रही है राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी अमर्यादित असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं की खोखली समझ को आम जनता के बीच प्रकट करता है। साथ ही साथ संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के पीछे दरवाजे से आने के बाद जो आसपास पत्रकारों का एक झुंड दिखाई दिया दोस्तों, इसके बाद सुप्रिया शिनेट ने कहा कि ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये लोग बीट रिपोर्टर्स है, यानी ये लोग भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं और मीडिया के लिए भी काम करते हैं। तो ऐसे में ये सबके सब जो था पत्रकार है वो अमित शाह के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने इन सबके साथ में बैठक की है कि मेरे ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल को रोको, क्योंकि देश भर के अंदर चर्चा तो चली रही है कि अमित शाह के कहने पर ही देश के छात्रों के ऊपर हमला किया गया था। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर पत्रकारिता को जिस तरीके से नियंत्रण किया जाता है, यही बड़ा कारण है कि बीजेपी वाले तथ्यों को अपने हिसाब से मोड़ने में सफल हो जाते हैं। लेकिन इस बार युवाओं के बीच में मामला एकदम क्लियर कट है। ऐसे में ये जो पत्रकार है, संवाददाता है, ये लोग चाहे कितना भी अपने हिसाब से कोशिश करे, सच्चाई तो सबके सामने आकर रहेगी। तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कर्नाटका में सोमवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कौन कौन विधायक मंत्री बनाए जाएंगे, इसको लेकर संभावित लिस्ट काफी चर्चा में है। इसमें लिंगायत समुदाय से आने वाले कई लोगों को मौका दिया जा सकता है। एसएस मल्लिकार्जुन के साथ साथ लक्ष्मी हेबालकर और लक्ष्मण सावदी के साथ साथ यशवंत गौड़ा पाटिल को जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि एसटी समुदाय यानी ट्राइबल समुदाय से आने वाले नागेंद्र को मौका दिया जा सकता है। सामान्य वर्ग से एक नाम अजय सिंह का आगे किया जाएगा, जबकि मुस्लिम समाज से रिजवान जमीर का नाम आगे किया जाएगा और पुनाना से शिवराज थंगदागी के साथ साथ बसवाराज रैया रेड्डी और शरद बच्चे गौड़ा के साथ साथ मधु बंगरपा और कई नाम इसमें शामिल है, जैसे रघु मूर्ति और श्रीनिवास माने और कई विधायकों को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर अपने कैबिनेट विस्तार को लेकर बैठक कर रही थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से भी मुलाकात की है। उसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर अंतिम फैसला लिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि उन सारे विधायकों को भी मौका दिया जाए जो अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं और उनके पास मंत्री का पोस्ट नहीं है और वाकई विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि किन लोगों को आगे किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी ज्यादा गहन चर्चा कर रही है, क्योंकि सभी कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि उनसे जुड़े हुए उनके आसपास के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए सरकार का हिस्सा बनने का। अब देखते हैं क्या अपडेट सामने आएगी। दोस्तों, जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के युवाओं को लेकर ये बोलना कि मैंने युवाओं को माफ कर दिया, तो इस पर लोगों ने कहा कि किनके ऊपर डंडे बरसाए गए, लाठी बरसाई गई छात्रों के ऊपर, और किन लोगों को चोट लगा, कौन लोग इंजर्ड हुए, छात्र इंजर्ड हुए, किन लोगों का शोषण हुआ तो छात्रों के साथ ऐसा हुआ, और यहाँ पर कौन है जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यानी एकदम अलग ही मामला चल रहा है दोस्तों। यानी जिसके ऊपर हमला हुआ, जिस व्यक्ति को पीटा गया, जिस समाज के व्यक्तियों को पीटा गया, उस बात की इनको कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता इस बात की है कि नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें बीते दिन चंदा चोरी का भी एक बड़ा मामला देश के संसद के अंदर उठाया गया। दोस्तों, देश के संसद के बाहर, क्योंकि संसद तो चलने नहीं दिया जाता, अंदर तो बाहर ही कम से कम मौका था, तो सबने मिलकर अमित शाह संसद से क्यों गायब है इसके बैनर लहराए दोस्तों। लेकिन साथ में राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला भी उठाया, जहां पर पप्पू यादव पुजारी की वेशभूषा में आए और पुजारी की वेशभूषा में लोगों से चंदा मांग रहे थे दोस्तों। और लालची पुजारी की तस्वीरें वीडियो उन्होंने दिखाई है, जिसमें जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी किया गया उसी का एक प्रतीक चिन्ह बनाकर यहाँ पर विरोध जताया गया। राहुल गांधी भी गए और उन्होंने पप्पू यादव के वेशभूषा को देखकर दान पेटी में कुछ पैसे डाल दिए। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से नाटक मंच की तरह बनाकर देश की जनता तक मैसेज भेजने का मामला है कि सदन नहीं चलने दे रहा तो क्या हुआ, हम लोग सदन के बाहर ही ये मुद्दा उठाएंगे। राम मंदिर चंदा चोरी एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि लोगों की आस्था और उसके साथ में किया गया कुठाराघात और राजनीतिक लोगों के, धार्मिक लोगों के साथ में सांठ गांठ का एक बहुत बड़ा मामला है, काफी संवेदनशील मामला है। इसीलिए इस मुद्दे के इर्द गिर्द बीजेपी के लोग बहस नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों तरीके से बैकफुट पर है। अगर समर्थन करेंगे तब भी और खिलाफ बोलेंगे तब भी। और इसीलिए राम मंदिर जो बनाया गया था दोस्तों अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, लेकिन उस प्रतिष्ठा की जगह राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अयोध्या आजकल ज्यादा चर्चा में आ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ
कुछ लोगों के बीजेपी से भ्रम टूटने शुरू हो गए हैं दोस्तों। पहले की अन्नामलई ने बीजेपी से अलग होकर अपना एक नया मोर्चा बनाने का ऐलान तमिलनाडु के अंदर कर दिया। उनके ऐलान के साथ ही पता चला कि अब देश के अंदर बीजेपी को लेकर जो एक माहौल था वो पूरी तरीके से बदल गया है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आता है जहां पर जो युवा नेतृत्व बीजेपी के लिए माने जाते हैं दोस्तों, जिसमें एक नाम शहजाद पुनेवाले का भी चल रहा था, जो 2017 में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आते हैं और विचारधारा में एकदम परिवर्तन करते हुए बीजेपी का गुणगान गाने लगते हैं दोस्तों। मैं भी चौकीदार और इस तरीके के अभियानों में शामिल हो जाते हैं। और जब पता चला कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लद चुके हैं और धीरे धीरे करके बीजेपी के विरोध में एक बड़ा मोर्चा तैयार हो रहा है, देश के युवा, देश के किसान और अलग अलग वर्ग समूह के लोग इकट्ठा होकर बीजेपी सरकार की नीति का प्रचंड विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी की सबसे कमजोर स्थिति और ज्यादा जो आने वाली है, उससे पहले कई लोग पलटी मार रहे हैं कि अन्नामलई के बाद अब शहजाद पुनेवाला ने भी बीजेपी से अपने आप को अलग कर लिया है दोस्तों। पहले बीजेपी ज्वाइन किया था, उसके बाद कह रहे थे कि मैं तो एक बीजेपी का अदना सा कार्यकर्ता हूं, मैं तो भाजपा के लिए समर्पित हूं, तन मन धन से बीजेपी के लिए काम करूंगा। लेकिन बीजेपी ने राज्यसभा के टिकट के बारे में इनसे नहीं पूछा, ना इनको कहीं से विधायकी लड़ाने का फैसला लिया गया, ना इस तरीके कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके बाद अब अचानक से भारतीय जनता पार्टी का जो अदना सा कार्यकर्ता वाला इनका मोड था वो चेंज हो गया और अब ये बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं दोस्तों। और भाजपा से इस्तीफा देकर इन्होंने कहा कि मैं मोदी का समर्थक हूं लेकिन बीजेपी में नहीं हूं, यानी वही कि अन्नामलई वाली बातें कर रहे हैं। ऐसे में अब ये आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा प्रखर रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि देश के एक बड़े समूह को जो बीजेपी को लेकर लगता था, खासकर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगता था, वो भ्रम धीरे धीरे करके टूटता चला जा रहा है। और नीट पेपर लीक एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ज्यादातर अपर मिडिल क्लास के लोग नीट पेपर लीक से जुड़े रहते हैं और पेपर लीक अगर हो रहा है और बीजेपी सरकार अक्षम है तो इसका मतलब भाजपा से उम्मीद करना अपने आप में बेईमानी है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि एक बहुत बड़ा समूह जो बीजेपी को समर्थन करता था वो पलटी मार चुका है। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ पेपर लीक के मुद्दे पर वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे थे दोस्तों जो अपने आप को युवाओं का एक बड़ा नेता बताते थे, राघव चड्ढा, और जमकर प्रचार करवाया करते थे, यानी पीआर का इस्तेमाल करते हुए अपनी छवि को एक युवा नेता की तरह पेश किया करते थे। पेपर लीक के आंदोलन के दौरान, बीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान कहीं भी दूर दूर तक राघव चड्ढा दिखाई नहीं दिए। लोग दूरबीन लगाकर ढूंढ रहे थे कि राघव चड्ढा कहीं तो होंगे, लेकिन मिले नहीं। इसके बाद अब वो जब देख रहे हैं कि सब कुछ माहौल शांत हो गया तो चलो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, तो इसके बाद उन्होंने राज्यसभा में बोला कि मैं स्टूडेंट के सपोर्ट में हूँ और पेपर लीक जैसी बीमारी का परमानेंट इलाज होना चाहिए। सवाल यह है कि इलाज तो तब होगा जब मुद्दा उठाया जाएगा। जब राघव चड्ढा खुद ही इस मुद्दे को नहीं उठा रहे थे और युवाओं के आंदोलन के टाइम में कहीं छिपकर बैठे हुए थे, तो फिर इनसे क्या उम्मीद की जाए। अब आकर अगर ये समर्थन कर भी देंगे तो समर्थन का क्या औचित्य रहेगा। हुआ यह है कि ये जब से बीजेपी में गए हैं तब से इनको युवाओं के मुद्दे पर कोई भी फिक्र नहीं है, कोई जिक्र तक नहीं करते ये, और मामले पर कन्नी ही काटने की कोशिश करते रहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ करने का मौका आएगा तब तो खुल खुलकर बोलेंगे, लेकिन जब बात देश के युवाओं की आएगी तो चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे। ये वही सब लोग हैं दोस्तों जो युवाओं के बीच में एक टाइम में काफी ज्यादा लोकप्रियता रखते थे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राघव चड्ढा और कंगना रनौत दोनों एक ही पार्टी में हैं, जो कंगना रनौत देश के जनजी को गटर जनरेशन बताती है, जबकि राघव चड्ढा दूसरी और मैं स्टूडेंट के सपोर्ट में हूं, इस तरीके की बातें करते हैं, यानी भाजपा वालों के हिसाब से बीजेपी के लिए चित भी उनकी होनी चाहिए, पट भी उनकी होनी चाहिए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को हर वार्ड के लिए सख्त स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने वार्ड अधिकारियों की जवाबदेही उनकी एसीआर से जोड़ने और लापरवाही पर कार्रवाई और बेहतर काम पर प्रोत्साहन और सीसीटीवी निगरानी, भारी जुर्माना और जागरूकता अभियान और तकनीकी आधारित शिकायत प्रणाली लागू करने पर जोर दिया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि मुंबई हाई कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि वो शहर के हर वार्ड के लिए एक साफ सुथरी और मजबूत स्वच्छता व्यवस्था तैयार करे। अदालत ने यह भी विचार करने को कहा कि इलाके में सफाई बनाए रखने में वार्ड अधिकारियों का काम कैसा रहा, इसे उनकी सैलरी गोपनीय रिपोर्ट यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर में जोड़ा जाए ताकि इसे बेहतर काम करवाया जा सके। और ये बात एकदम सही है, क्योंकि किसी कर्मचारी के लिए ये अच्छा रहेगा कि वो एसीआर से जुड़े और उसे पता चले कि उसने कितना काम किया। एक तरीके से दोस्तों देश के अंदर साफ सफाई को लेकर भी नए तरीके के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, नए तरीके के सुझावों पर अमल करना चाहिए और एकदम सही कदम उठाया जा रहा है। इसी के साथ में बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने परिवार के बच्चों को जो शिक्षा हम देते हैं, वही बात हम सभी को बोल रहे हैं, जिससे हमें सफलता मिली, समाज में सम्मान मिला, आज ये ओहदा मिला, दौलत शोहरत के साथ ये इज्जत मिली, वही बात हम दूसरे के बच्चों के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ और नियम है और दूसरे बच्चों के लिए कुछ और नियम है। अपने घर की बेटियों और बेटों को भी हम कहते हैं कि जो कैमरे में कह रहे हो, अगर इसे किसी को आपत्ति है तो फिर आप करिए, आपको जो करना है। यानी वो इस पूरे मामले को लेकर अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ऐसे में कंगना रनौत को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 20 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये काम बीजेपी के गुंडों ने किया है। उनका दावा है कि जंतर मंतर प्रदर्शन के पहले दिन से बीजेपी गड़बड़ी फैलाना चाहती है। उन्होंने साफ कहा है कि जो आतंक अपराधी है उन्हें कानून के मुताबिक निपटा दिया जाना चाहिए। दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों को निशाना बनाए जाने की साजिश हो रही है। दीपके ने बीजेपी पर हमला बोला है। दोस्तों, ऐसे में अभिजीत दीपके और जो छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे हैं, सबने माना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग आम जनता को और खासकर जो हमारे युवा लोग हैं उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के युवा देश का भविष्य है और भविष्य को तभी साधा जा सकता है जब अतीत को भविष्य से माफी मांगनी चाहिए, भविष्य को अतीत से माफी नहीं मांगनी चाहिए। और हमारे देश के युवा काफी ज्यादा मैच्योर है, उनको पता है कि कहाँ क्या बोलना है। इसीलिए युवाओं को इमेच्योर बोलना बंद करे और युवाओं से बातचीत करे। भविष्य का रास्ता तभी प्रशस्त किया जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।